रात का समय था। बिरजू और हीरा किसी काम से नदियापुर गांव जा रहे थे। हीरा, अरे चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। गर्मी भी लग रही है, चलो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। अरे यहाँ रुकना सही नहीं है, ये जंगल है। अरे नदियापुर गांव जंगल के बीच ही बसा है, चल थोड़ा सुस्ता लेते हैं, वैसे भी शाम तो हो ही गई है। बिरजू की बात सुनकर हीरा ना चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उन दोनों के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज टकराई। बिरजू भैया, तुमने कुछ सुना? यहाँ जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा होगा? आवाज तो मेरे भी कानों में आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बिरजू और हीरा आसपास नजर दौड़ाने लगे। तभी उन दोनों की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वो दोनों उस बच्चे के करीब चले गए। बिरजू भैया, यह बच्चा तो यहाँ अकेला है, यहाँ तो आसपास कोई मौजूद नहीं। बिरजू उस बच्चे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और भय के साए लहराने लगे। यहाँ से भाग हीरा। अरे क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा फटे हुए पपीते जैसा कैसे हो गया? हीरा, गौर से देख, ये बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कागज का बच्चा मालूम पड़ता है। बिरजू के कहने पर हीरा उस बच्चे को गौर से देखने लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बिरजू भैया, यहाँ से भागो। वो दोनों डरते हुए वहाँ से भाग गए। मगर उसी नदियापुर गांव में झुमरी नाम की एक सुंदर स्त्री अपनी 5 वर्षीय बेटी चमकी और पति के साथ रहती थी। झुमरी का पति बहुत गरीब था। एक दिन झुमरी का पति बसंत दोपहर के समय अपने घर पर उदास बैठा था। अजी क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वह दे ही नहीं रहे। उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म होने को है। अगर आप वहाँ हमें समय पर पैसे दे सकते तो फिर ऐसी जगह काम करने से क्या फायदा। क्या बात है बसंत, तुम यहाँ कैसे? मुखिया जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने का है। मत भूलिए, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी हैं। तो मैं क्या करूं? तूने क्या अपनी बच्ची क्या मुझसे पूछकर पैदा की थी क्या? मुखिया जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। तुमने नौकरों को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है मुखिया। अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसका लात घूंसों से ऐसा स्वागत करता कि ये फिर कभी किसी से जुबान लड़ाने की काबिल नहीं रहता। तो फिर इस नेक काम में मैं क्यों देरी करूं? इतना बोलकर मुखिया बसंत को बुरी तरह से पीटने लगा और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। या नहीं देता तेरे पैसे, जिससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बसंत रोते हुए घर आ गया। और सारी घटना अपनी पत्नी झुमरी को बताने लगा। चिंता क्यों करते हैं जी, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास चमकी के दूध के भी पैसे नहीं बचे, मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ। आप बस ऐसे उदास मत बैठिए और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद झुमरी पड़ोस में अपनी दोस्त अनीता के घर गई। आओ झुमरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं आती तो कुछ देर में वैसे ही मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल रहा। बोल रहे थे बाजार में काफी मंदी चल रही है। ये बात तो सही है, सभी जगह बुरा हाल है झुमरी। इतना कहकर अनीता ने कुछ पैसे झुमरी के हाथ में पकड़ा दिए। मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी। अरे जब मर्जी आए तब चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। देख झुमरी, आजकल का जमाना बदल गया है।
मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ। क्यों ना तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, कुछ पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा। तुम सही बोल रही हो अनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो झुमरी, मैं कागज के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह से बाजार में मैं ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचती हूँ, उसी तरह तुम भी बेचना, एक से भले दो। झुमरी को अनीता का ये उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद झुमरी अनीता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में झुमरी कागज के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। अरे वाह झुमरी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं अनीता, तुमसे अच्छे तो मैं कभी नहीं बना सकती, आखिर तुम मेरी गुरु ठहरी। ठीक है झुमरी, तुम पहले इम्तिहान में तो पास हो गई, बल्कि यूं कहो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो। अब तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा और होनी है। अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? कल तुम मेरे साथ बाजार में खिलौने बनाकर बेचोगी, देखते हैं किसके खिलौने ज्यादा बिकते हैं। अगले दिन झुमरी अनीता के साथ दूसरा ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचने के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में झुमरी के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह झुमरी, मेरे ठेले में तो कुछ थोड़े खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, ईश्वर हर किसी को अपने अपना नसीब देता है। उस दिन के बाद अनीता और झुमरी रोज सुबह बाजार में कागज के खिलौने बेचने जाती। शाम तक झुमरी के सारे खिलौने बिक जाते। झुमरी के दिन अब बदलने लगे थे। एक दिन बसंत झुमरी से बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे झुमरी, जो मुझे इस जन्म में तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। ऐसी बातें क्यों करती हैं जी? अगर पति पत्नी के हर दुख में पति उसका साथ देता है, तो क्या पत्नी उसके दुख में उसका साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि मुझे चौधरी के खेतों में काम मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। अब हम अपनी बिटिया रानी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकेंगे। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। एक दिन की बात है, झुमरी और अनीता बाजार में ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेच रही थीं कि तभी मुखिया कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। कैसी हो झुमरी? देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम्हारे वस्त्र भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। सब ईश्वर की कृपा है मुखिया जी। यहाँ कैसे? बात यह है झुमरी कि हमारा गांव दो नदियों के बीच में है। वर्षा प्रारंभ होने वाली है और मुझे सूचना मिली है कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। इस तरह से तो गांव वालों का जीवन यापन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। झुमरी, तुमसे भी मैं चंदा लेने आया हूँ। झुमरी ने उस दिन की सारी कमाई मुखिया के गुल्लक में डाल दी और साथ ही साथ उसकी दोस्त अनीता ने भी। झुमरी, मैं सारे गांव वालों से चंदा लेकर उनके लिए शहर से अच्छे कंबल और बहुत सी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है मुखिया जी। वैसे भी तुम मेरे पति की 6 महीने की तनख्वाह रोके बैठे हो। देखते हैं गांव वालों की कितनी मदद करते हो। अरे तुम अभी तक अपने पति की मार को दिल पे लगाए बैठी हो, मगर वह मुझे आकर बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे, मगर झुमरी ने देखा कि मुखिया शहर से कुछ भी लेकर नहीं आया। एक दिन की बात है, मुखिया अपने मुनीम प्रेमचंद से बातें कर रहा था। झुमरी अपने पति बसंत के साथ काम से जा रही थी। मुखिया को देखकर झुमरी मुखिया से बोली, मुखिया जी, 1 महीने पहले आप सारे गांव वालों से चंदा लेकर गए थे, ये बोलकर कि हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है, वर्ष प्रारंभ होने वाला है, मगर मुझे तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखता। झुमरी की बात सुनकर मुखिया बुरी तरह से तिलमिलाकर रह गया।
तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने 10-20 लाख रुपया चंदे में दिया हो। अरे 100-50 चंदे में डालकर अपने आप को क्या समझ रही हो? मुखिया जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। मुंह बंद रख बसंत, पिछली बार की माल भूल गया क्या? गांव में तेरी पत्नी के अलावा न जाने कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है। उन्होंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ से चला जा वरना तेरा फिर से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। देख रहे हो मुखिया जी, इस बसंत की पत्नी के कागज के खिलौने बाजार में क्या बिकने लगे। यह तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगा। सही कहा तुमने। जब तक मैं इन दोनों पति पत्नी को गांव से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवा देता, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। वैसे क्या वास्तव में अपने गांव में बाढ़ आने वाली है? अरे कोई बाढ़ नहीं आने वाली है। ये न्यूज वाले तो वैसे भी हर साल यही खबर चला देते हैं कि बाढ़ आने वाली है, गांव डूबने वाला है। और मैं इसी खबर का फायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद मुखिया ने झुमरी और उसके पति बसंत के खिलाफ गांव में कान भरने शुरू कर दिए। गांव वाले मुखिया की बातों में आकर झुमरी और बसंत को अपना दुश्मन समझने लगे। झुमरी से उन सब ने झुमरी के कागज के खिलौने खरीदने बंद कर दिए। थक हार कर बसंत और झुमरी अपने घर पर ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चल दिए। झुमरी एक जंगल में बैठकर आंसू बहाती हुई बोली, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो झुमरी, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बोतल में सिर्फ चमकी का आधा गिलास दूध बचा है। झुमरी ने इतना कहा ही था कि तभी एक दूसरे बच्चे के रोने की आवाज झुमरी के कानों में टकराई। झुमरी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे सुंदर सा बच्चा रो रहा है। ये किसका बच्चा है? पता नहीं झुमरी यह किसका बच्चा है, लेकिन मुझे तो यह बहुत भूखा लगता है। मेरे पास भी आधा बोतल दूध है, अगर मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी चमकी भूखी रह जाएगी। चिंता मत करो झुमरी, यह बच्चा कई दिनों का भूखा मालूम पड़ता है, पहले इसे दूध पिला दो। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाने लगी। उस बच्चे ने दूध पिया ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया और वो एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ आधी दूध की बोतल थी और तुमने अपने बच्चों को ना पिलाकर वह मुझे पिला दी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियां आ जाएंगी। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है। कल तुम्हारे गांव में तबाही ही तबाही मच जाएगी। इतना कहकर सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया। हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। तुम सही कहती हो झुमरी, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी उस मुखिया ने हमारे खिलाफ गांव वालों के कान भरे हैं, वरना गांव वाले बुरे नहीं हैं। झुमरी और बसंत दोबारा अपने गांव वापस आ गए। झुमरी ने कल की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई। उसने उस नाव में अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते उसकी कागज की सुंदर बड़ी नाव बहुत बड़ी हो गई और एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गई। झुमरी अपने परिवार को लेकर उस नाव में चली गई। अरे झुमरी, यह तो लग ही नहीं रही कि ये कागज की है। इसकी दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत मालूम पड़ रही हैं। उसने सही कहा था, इसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियां आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव को बारिश की बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव वालों में हाहाकार मच गया और झुमरी नाव बाढ़ में तैराने लगी। झुमरी ने देखा कि उसकी दोस्त अनीता पानी में डूब रही थी। झुमरी ने तुरंत नाव को वहां जाने का आदेश दिया। अनीता, कागज की नाव के ऊपर आ जाओ। ये कैसा चमत्कार है? वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने परिवार को लेकर ऊपर आ जाओ। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अनीता अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई।
उसने गांव के सभी लोगों को झुमरी की नाव के ऊपर ले लिया, सिवाय मुखिया के घर को छोड़कर। मुखिया दौड़ता हुआ आकर बोला, मुझे भी नाव में ले लो झुमरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है मुखिया जी, आओ अपने परिवार को लेकर नाव के ऊपर आ जाओ। मुखिया अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया और झुमरी की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सुलूक किया और उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। मुखिया जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। तभी अनीता झुमरी से बोली, झुमरी, बाढ़ बहुत ज्यादा भयंकर है, हमारे गांव के अलावा और भी गांव बाढ़ की चपेट में आ गए होंगे, हमें उन सबकी मदद करनी चाहिए। झुमरी को अनीता की बात पसंद आ गई। झुमरी अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे गांव में गई और वो सबकी मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी जब उतर गया, तब झुमरी ने अपनी कागज की नाव में कागज के भोजन बनाना प्रारंभ कर दिए। झुमरी जैसे ही कागज के भोजन बनाती, वो असली भोजन बन जाते। अरे वाह झुमरी, यह कैसे संभव हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बन जा रहे हैं? तुम्हें याद नहीं, उस जादुई सुंदर पुरुष ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना अगर बनाओगी तो उनमें जादुई शक्तियां आ जाएंगी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं कागज के भोजन बनाना प्रारंभ करूंगी तो वो असली भोजन बन जाएंगे। ये ईश्वर ने हमारी मदद की है झुमरी, देखो ना, इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। इस तरह से गांव में सभी लोग भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। एक गांव में सोमू नाम का एक किसान अपनी पत्नी मालती और पुत्री राधा के साथ रहा करता था। सोमू बेहद गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी मालती बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। अब चिंता मत करो आरती, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप दूसरों के खेतों में गुलामी करते रहेंगे। मालती, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे, जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पर खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है मालती कि जमींदार चौधरी ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे छुड़ा सकूं। तो जाकर आप उससे बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वो आपकी जमीन वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसके पैसे लौटा देंगे। सोमू को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वो सीधा जमींदार चौधरी के घर पर चला गया। क्या बात है सोमू, क्या मेरे पैसों का इंतजाम हो गया है जो तुम मेरे घर पर आ गए? चौधरी साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। और होगा भी क्यों? दूसरों के खेतों में काम करके तुम आखिर कितना कमा लेते होगे? मेरा ख्याल है तुम्हारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता होगा। चौधरी साहब, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारी ही मदद की थी ना मैंने, तुम्हें पैसे देकर, मगर तुमने ब्याज चुकाना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मूल तक नहीं दे पाए। अब आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए चौधरी साहब, मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बिकने पर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हें मैं क्या मूर्ख दिखता हूं, हैं? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम जा सकते हो यहां से। सोमू उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर जाने लगा कि तभी बाजार में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे सोमू, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम पर भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, जमींदार चौधरी से अपनी जमीन वापस मांगने गया था, मगर उसने
टका सा जवाब देकर मुझे वापस कर दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं मुखिया जी, मैं उसे यही बताने के लिए गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर देता है तो मैं उस पर खेती करके फसल बिकने के बाद उसके सारे पैसे चुका दूंगा। सोमो, तुम जानते हो कि जब तक जमींदार को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा भाई। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। अब चिंता मत करो सोमू, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। सोमू वहां से सीधा घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी उससे बोली, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब मुखिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता मालती, आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ मुखिया ही है जो मुझे अपने खेत पर काम करने देता है, समझी? और इसके बदले तुम्हें देता भी क्या है, सोचा तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे। इतना बोलकर मालती ने एक बड़ी कुल्हाड़ी सोमू को पकड़ा दी। दूसरों की गुलामी करने से तो यही बेहतर है। सोमू कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया। और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां तोड़ रहे हो? क्या पूरा पेड़ उखाड़ने का इरादा है? आवाज सुनकर सोमू पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं हूँ। सोमू ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग बिरंगी बड़ी सी चिड़िया नजर आई। सोमू हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं आते जाते। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई। मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम अकेली रह गई? चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वो कैसे? पहले मुझे अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर भी चिड़िया उड़ते हुए सोमू के कंधे पर बैठ गई। सोमू उस चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर सोमू की बेटी राधा चहकते हुए बोली, अरे पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया। ये चिड़िया सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है। पता है राधा, ये बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम भला? चिड़िया इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? तभी वो चिड़िया मालती के सामने बोल पड़ी। क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। राधा और मालती बुरी तरह से हैरत में पड़ गईं और उसे गौर से देखने लगीं। मुझे इतने गौर से मत देखो, क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तब से सबके चेहरे पर उदासी ही देख रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं जादुई चिड़िया, जो लोग गरीब होते हैं और जिनके पास धन नहीं होता, वो लोग उदास ही होते हैं। तो चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास।
जादुई चिड़िया की बात सुनकर सोमू बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की है जादुई चिड़िया, मुझे जल्दी से बताओ। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का प्राचीन खजाना गड़ा है। तुम रात के समय वहाँ जाकर उसे खोद कर निकाल लेना। सोमू उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोदकर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर मालती की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए आरती। तभी वो जादुई चिड़िया सोमू के कंधे पर बैठकर बोली, अब तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। कुछ ही दिनों में सोमू बहुत ज्यादा अमीर हो गया और जमींदार चौधरी के पास जाकर बोला, चौधरी साहब, ये लीजिए अपने पैसे और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे सोमू, अरे भाई तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। चौधरी की बात सुनकर सोमू बुरी तरह से चौंक पड़ा। चौधरी साहब, आप मुझे अपने बराबर में बिठाएंगे? सोमू, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बैठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो चुके हो। मैंने देखा तुम्हारा घर मुझसे भी अधिक सुंदर बन चुका है। इतना बोलकर चौधरी ने सोमू की जमीन के कागज लौटाते हुए कहा, सोमू, जब आदमी बहुत धनवान बन जाता है तब उसके अंदर शासन करने की भी इच्छा होती है। एक दिन ये इच्छा तुम्हें भी होगी, इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। सोमू खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज लेकर अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोला, आज चौधरी साहब ने मुझे अपने बगल में बैठाया और पता है, उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनवाई। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जब आदमी के पास धन आ जाता है तो उसे शासन करने की इच्छा भी होती है। उनकी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। सोमू की बात सुनकर मालती बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसका मतलब हमारा सम्मान गांव में काफी बढ़ चुका है। उनका कहने का मतलब ये था बुद्धू कि हमें अब गांव में और भी जमीनें खरीदनी चाहिए। लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा? हमारी ये जादुई चिड़िया किस काम आएगी? इतना बोलकर मालती जादुई चिड़िया की ओर देखकर बोली, क्या तुम हमें और धन नहीं दे सकती? मालती की बात सुनकर मालती की बेटी राधा बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? याद कीजिए, कुछ समय पहले हमारे पास पेट भर के खाने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ, हमें पता है भाई। हम बस अब इतना धन और चाह रहे हैं कि हम गांव की और जमीन खरीद कर उसमें खेती कर सके। जादुई चिड़िया सोमू की ओर गौर से देखते हुए बोली, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी ये बात भी मानूंगी। इस गांव के मुखिया के खेत के आगे जो जंगल है, वहाँ पर एक सफेद वृक्ष है। उस सफेद वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोने और चांदी का बक्सा रखा है, तुम उसे निकाल लो। सोमू उसी समय उस सफेद वृक्ष के पास गया। और वो बक्सा निकाल कर घर ले आया।
इतना सारा सोना देखकर मालती की आंखें चमकने लगीं। ये तो बहुत सारा सोना और चांदी है, इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। हाँ मालती, और हम ऐसा ही करेंगे। हाँ। सोमू अगले दिन उस सारे सोने को शहर में बेच आया और उसने गांव के बहुत से लोगों की खेती मुंह मांगी कीमत पर और जबरदस्ती खरीदने लगा। एक दिन सोमू मुखिया के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी जो है जमीन खरीदना चाहता हूँ मुखिया। अब सोमू, मैं जानता हूँ तुम बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है भाई, मैं इसे नहीं बेच सकता। मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, अब मैं तब भी नहीं बेचूंगा भाई। मुखिया की बात सुनकर सोमू को अब क्रोध आने लगा। तभी वहाँ पर चौधरी आ गया और सोमू की ओर देखकर बोला, सोमू, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सोमू, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी भीमा को देख रहे हो? तुम्हें भी अब अपने ऐसे ही लंबे चौड़े जवानों की फौज इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे काम आएगी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया चौधरी साहब। अरे सोमू, साहब लगाकर क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो भाई? सिर्फ मुझे चौधरी कहो, अब हम दोनों दोस्त हैं। सोमू मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया, कल अपनी जमीन के कागज तैयार रखना भाई। अगर तुमने सीधी तरह से मुझे अपनी जमीन नहीं दी तो फिर मत भूलो कि चौधरी अब मेरा दोस्त है, मैं तुम्हारी जमीन छीन भी सकता हूँ। इतना कहकर सोमू वहाँ से चला गया और मुखिया भी मुंह लटकाकर चला गया। चौधरी का साथी भीमा चौधरी की ओर देखकर बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा चौधरी साहब, आखिर आप सोमू की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए कि कल का ये भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। तुम्हें क्या लगता है भीमा, क्या मेरे कलेजे में सांप नहीं लौटता? तो फिर इसका कोई उपाय कीजिए। उपाय कर दिया है भीमा। पहला कदम मैंने उसे अपनी बराबरी में बैठाकर उठा दिया था, दूसरा कदम मैंने अब उठा दिया है। तुमने शायद देखा नहीं, गांव वालों के दिलों में सोमू के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। लेकिन आखिर इसके पास इतना ढेर सारा धन आया कहां से? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये दोबारा भिखारी बन जाए। रहा सवाल धन का, तो मैं खानदानी अमीर हूं, मुझे धन की इतनी कोई लालसा नहीं है। धन की लालसा सोमू जैसे गरीब भिखारी को होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार धन देखा होता है। इधर सोमू क्रोधित होते हुए अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। मुखिया की हिम्मत कैसे हुई आपके आदेश को ठुकराने की? और आपको चौधरी के आदमियों की मदद लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास जादुई चिड़िया है। अब लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। छत पर राधा उसके साथ खेल रही है। चलो उस जादुई चिड़िया के पास जाकर अब उससे कुछ ऐसा मांगते हैं कि जिससे सारे गांव के लोग सिर्फ हमारी ही बात माने। चलो। सोमू अपनी पत्नी के साथ छत पर आ गया। वो जादुई चिड़िया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जादुई चिड़िया सोमू की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ अब तुम मुझसे धन नहीं बल्कि कुछ और मांगना चाह रहे हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम चाहती हो कि मुखिया खुशी खुशी अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दे। जादुई चिड़िया की बात सुनकर राधा क्रोधित होते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बुरे वक्त में मुखिया चाचा ने हम सबकी मदद की थी। तुम बीच में मत बोलो बेटी, तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात न माने, समझी? तो फिर इस तरह से तो चौधरी ने कुछ समय पहले जो आपकी जमीन पर कब्जा किया था वो भी सही था। हाँ हाँ वो सही था,
उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम चौधरी को समझ गए हैं। और मत भूलो राधा, अब चौधरी तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। चौधरी आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। उसने आपके दिमाग में लालच का बीज कब बो दिया आपको भी पता नहीं चला पिताजी। और सच तो ये है कि आप दोनों दौलत को देखकर लालच में अंधे हो चुके हो। शायद इसीलिए आप दोनों को भगवान ने गरीब बनाया था। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ छत की ओर मंडराने लगा। जादुई चिड़िया राधा की ओर देखकर बोली, मेरे साथी मुझे लेने के लिए आ चुके हैं राधा। अब मैं कोई आखिरी इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया। मैं चाहती हूँ कि अब तुम कोई इच्छा करो जिसे मैं पूरा करूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब फिर से गरीब हो जाएं। हमारे पास बस इतना धन और इतनी जमीन हो कि जिस पर मेहनत से खेती करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। और मैं ये भी चाहती हूँ कि चौधरी जैसे अत्याचारी और बहकाने वाले व्यक्ति गरीब हो जाएं, ताकि वो फिर से किसी दूसरे के दिल में लालच पैदा न कर सकें। मुझे तुम पर गर्व है राधा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई चिड़िया अपने झुंड के साथ वहां से उड़ती हुई चली गई। सोमू फिर से गरीब हो गया और चौधरी को कारोबार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। वो गांव छोड़कर चला गया। एक गांव में रहने वाला पुट्ठा थोड़ा मूर्ख इंसान है, लेकिन वो खुद को बहुत समझदार समझता है। पुट्ठा अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन पुट्ठा की पत्नी पुट्ठा की बेवकूफियों और निकम्मेपन से बहुत परेशान रहती है। अजी सुनते हो, हलवाई की दुकान से 10 रुपए की रबड़ी ले आना। शर्मिली, तुम भी ना कुछ भी उठपटांग मंगवाती हो यार। आपको नहीं पता कि रबड़ी क्या होती है? हे भगवान, कैसा पति पाया है मैंने। तू भी कैसी बातें करती है, हैं? अगर मुझे पता होता कि रबड़ी क्या होती है तो मैं तुझसे पूछता ही क्यों? हैं? क्या तू मुझे पूरा बुद्धू ही समझती है क्या? हैं? समझना क्या है, वो तो आप ही हैं। अरे बेवकूफ पतिदेव, रबड़ी दूध से बनती है, मीठी मीठी होती है और हलवाई की दुकान पर मिलती है। ठीक है भाग्यवान, पैसे दे दो, मैं अभी जाकर जो है तुम्हारे लिए हलवाई की दुकान से रबड़ी लाता हूँ। पुट्ठा शर्मीली के लिए रबड़ी लेने निकल पड़ता है, लेकिन आधे रास्ते जाकर वो भूल जाता है कि शर्मीली ने उसे क्या लाने को कहा था। अरे मैं तो भूल ही गया शर्मिली ने क्या लाने को कहा था। एक काम करता हूँ, वापस जाकर ना शर्मिली से ही पूछ लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर बिना सामान लिए घर वापस गया और उस चुड़ैल से कहा कि मैं नाम भूल गया तो पहले वो मुझे बुद्धू कहेगी और फिर उसके बाद मारेगी अलग से। हुई इससे अच्छा है दुकान पर जाता हूँ और हलवाई से ही पूछ लूंगा। हाँ, हाँ। दुकान पर जाकर हलवाई जी वो दे दो। है? क्या दे दूं? वही जो शर्मिली ने मंगाया है। अरे तेरी शर्मिली ने क्या मंगाया है? मुझे सपना आएगा क्या? वही जो मीठा मीठा होता है और तुम्हारी दुकान पर मिलता है। अबे ये हलवाई की दुकान है, यहाँ बहुत कुछ मीठा मीठा मिलता है। जो मंगवाया है उसका नाम बता। वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा है? तेरी पत्नी ने तुझे बतलाकर भेजा है। अरे भाई, जो शर्मिली को बहुत पसंद है वही। तेरी पत्नी को क्या पसंद है मुझे क्या पता बे? है? तू मुझे नाम बता। कैसा बेवकूफ है? इसे तो अपनी दुकान में मिलने वाली मिठाई का नाम भी नहीं पता है। अब कुछ बोलेगा या ऐसे ही बुद्ध बना खड़ा रहेगा? ये क्या है? ये तो लड्डू है। और ये क्या है? बर्फी है। एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जितनी मिठाइयाँ हैं सब 2-2 किलो तोल दो। 2-2 किलो, हाँ, और इस कढ़ाई में डाल दो।
आज तो एक ही ग्राहक आया और इतनी मिठाइयाँ ले रहा है। क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देता हूँ। है ये लो ये लो, सब डाल दिया। अब क्या करूं? हलवाई जी, तुम्हारे पास दूध है? हाँ हाँ है। वो भी 4 लीटर इसमें डाल दो और सबको अच्छे से मिलाकर पकाओ। हलवाई सारी मिठाइयाँ और दूध को मिलाकर पकाना शुरू कर देता है। अरे और पकाओ और अच्छे से चलाओ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम रबड़ी बनवा रहे हो। क्या कहा तुमने? रबड़ी बनवा रहे हो, रबड़ी। फिर से कहना, क्या कहा? अबे तुझे कम सुनाई देता है क्या? है 10 बार बोला रबड़ी बनवा रहा है तू मेरे से। अरे बेवकूफ, रबड़ी। हाँ, यही तो पत्नी ने मंगवाया था। अब एक काम करो, इसमें से 10 रुपए की रबड़ी मुझे दे दो। है बेवकूफ कहीं के, 10 रुपए की रबड़ी के लिए तूने मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ 2-2 किलो क्यों तुलवाई रे? क्योंकि तुम्हें रबड़ी नहीं पता थी ना। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ अभी देता हूँ तुझे रबड़ी, रुक जा। हलवाई पुट्ठा की पिटाई करता है और किसी तरह पुट्ठा अपनी जान बचाकर भाग आता है घर पर। शर्मीली, तुम ऐसी चीज मत खाया करो। ऐसी चीजों से क्या मतलब है आपका? अरे ऐसी चीज जिसको लाने में मेरी कमर टूट गई। ओई। तो आप कहना क्या चाहते हो और टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो? यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रबड़ी के चक्कर में उस हलवाई ने मुझे कितना मारा। इसका मतलब आप रबड़ी लेकर नहीं आए? आप सच में निकम्मे हो, साथ में भोंदू भी। मैं क्या, तुम भी होती तो उसकी मार के आगे बिना कुछ लिए ही घर वापस आ जाती। आज मेरा इतना मन था रबड़ी खाने का। ठहरो, तुम बताती हूँ तुम्हें। जो काम बोलो वो भी बिगाड़ कर आ जाते हो। पत्नी पुट्ठा को 4 डंडे लगाती है। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे 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 मत मारो। अरे लग जाएगी। अरे माफ कर दो मेरी माँ। अरे ओ मेरे भुलक्कड़ पति देव, जरा बाहर देखो। गांव वालों ने अपने आधे काम निपटा लिए हैं और तुम अभी तक खर्राटे ले रहे हो। कुछ तो काम में हाथ बटाया करो। अरे मेरी श्रीदेवी, है क्या हर समय मुझे बेवकूफ कहती रहती हो? है अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें अपनी समझदारी का नमूना दिखाऊंगा। ठीक है तो जाओ, आज अपनी समझदारी का नमूना दिखा दो मुझे। मैं तो इस बैल का इलाज करा कर थक गई हूँ। बाजार जाकर थोड़ा इस बैल को बेच आओ। ये भी कोई काम है? ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितनी चुटकियों में कर लोगे। लेकिन ये तो बता दो कि बैल बेचना कितने में है? इसके तो 100 रुपए भी मिल जाएं तो बहुत है। जाओ, आप इस बैल को 100 रुपए में ही बेच दो। ठीक है, मैं इस बैल को 100 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन कितना बेचना है और किधर से बेचना है? कितना बेचना है और किधर से बेचना है क्या मतलब है? तुम बैल को काट कर बेचने वाले हो क्या? पत्नी है, तूने ही तो कहा था थोड़ा इस बैल को बेच दो, इसलिए पूछा मैंने। थोड़ा किधर से बेचना है? थोड़ा आगे से बेचना है या पीछे से बेचना है? किधर से? अरे आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। पूरा बैल बेच कर आओ और ध्यान से जाना, कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। पूरे 100 रुपए में बेचना बैल।
ठीक है, मैं इसे पूरे 100 रुपए में बेच कर आता हूँ। है, अब देखो पुट्ठा का कमाल। हाँ, पुट्ठा बैल लेकर उसे बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। क्या भाई पुट्ठा, कहाँ चल दिए बैल को लेकर भैया? तुम्हें क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊं? हैं? अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि क्या तुम इसे बेचने जा रहे हो? नहीं, फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे साथ में? अरे भाई नाराज मत हो, नाराज मत हो। अगर तुम इसे बेचने ही जा रहे हो तो मैं ही ले लेता हूँ। ठीक है, ले लो। कितने पैसे में बेच रहे हो? ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 100 रुपए लूंगा। नहीं नहीं, 100 तो ज्यादा बता रहे हो। है? ये तो कितना कमजोर और बीमार भी दिख रहा है। तुम बैल खरीद रहे हो या अपने लिए घरवाली देखने आए हो रे? हैं? 100 रुपए देने हैं तो बात करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। नहीं भाई, मैं तो 90 दूंगा। कंगाल कहीं का है, जेब में पैसा नहीं और आया है बैल खरीदने। चल निकल यहाँ से। पुट्ठा थोड़ा और आगे बढ़ता है। गांव के राधू और झींगा की नजर पुट्ठा पर पड़ती है। चल भाई झींगा, आज इस पुट्ठा को बेवकूफ बनाते हैं क्या? अरे ये पहले से ही बना बनाया है, चल आजा मजे लेते हैं। क्यों भाई पुट्ठा, कहाँ चल दिए बैल के साथ है वे? तेरी अम्मा की शादी में जा रहा हूँ, चलेगा? अरे नाराज क्यों होते हो, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? बैल को बेचने बाजार जा रहा हूँ। भाई तुम्हारा काम तो यही हो गया है, राधू को बैल खरीदना है और तुम्हें बैल बेचना है, तो यही सौदा तय कर लो। बाजार तक चलकर जाने की क्या जरूरत है? ठीक है ठीक है, पूरे 100 लूंगा, 100। अरे 100 तो बहुत है, ये बैल तो बूढ़ा दिखता है, इसका तो ये देखो मांस भी लटक गया है। मेरे बैल से ज्यादा तो तेरे चेहरे का मांस लटक गया है। मेरा बैल तो तेरे से 4-5 साल छोटा ही होगा। अरे भाई नाराज मत हो पुट्ठा, मैं तो 80 दूंगा। चल भाग यहाँ से, गांव के सारे कंगले यहीं इकट्ठे हो गए हैं। तभी बैल बाथरूम करने लगता है। अरे भाई पुट्ठा, तुम्हारे बैल का तो पेट फट गया है? क्या पेट फट गया है? हाँ हाँ, नीचे देखो, उसका पेट फट गया और पानी गिर रहा है। अब तो ये थोड़ी देर में किसी काम का नहीं रहेगा। ओहो हो। अरे अरे, ये कैसे हुआ? अब क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए ये पेट फटा हुआ बैल। देखो भाई राधू, ये तो गलत बात है? तुम अभी इस बैल को खरीदने की बात कर रहे थे और अब इसका पेट फट गया तो तुम इसे खरीदने से मना कर रहे हो। तुमने क्या पुट्ठा को बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा क्या है? अब तो तुम्हें ये बैल खरीदना ही होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं इसके 10 दूंगा। हाँ 10? तो मुझे क्या बेवकूफ समझ रहे हो? हैं? अरे भाई पुट्ठा, जल्दी सौदा तय करो, इससे पहले कि तुम्हारा ये बैल 10 के लायक भी ना रह जाए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। ठीक है राधू, तुम 10 दो और ये बैल ले जाओ। पुट्ठा 10 रुपए में बैल राधू को दे देता है और अपने मन में बड़ा खुश होता है। मुझे बेवकूफ बनाने आए थे, पेट फटा हुआ बैल मैंने इनको पूरे 10 में दिया, पागल कहीं के। और पत्नी मुझे बेवकूफ कहती है। आज तो पत्नी को भी पता चल जाएगा कि मैं कितना समझदार हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद पुट्ठा को पेड़ के नीचे बैठा एक आदमी दिखता है। अपना भविष्य जानिए, शादी विवाह, संतान, कोर्ट कचहरी, धन लाभ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अपना भविष्य जानिए। अरे ये तो सब कुछ जानने वाला है, क्यों ना इससे मैं अपना दिन दिखा लेता हूँ। बच्चे, हमारा नाम मलवा भगत, पिता कलवा भगत, दादा सकवा भगत, परदादा मकवा भगत। 7 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। हमसे अच्छा इंसान का भविष्य तुम्हें कौन बता सकता है?
तुम्हारा क्या नाम है बच्चा? बाबा जी मेरा नाम पुट्ठा है। क्या आप सच में मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? ईन मीन मेक, नीचे दही ऊपर बुरा, काली काली महाकाली कली के परमेश्वरी, पापिनी नाशिनी, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों में कैद कर लूंगा। छोड़ दे इस बच्चे को। बच्चा, तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है। तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। तेरी और तेरी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए। ऐसा दुष्ट आत्मा कह रही है। तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है। बाबा जी, आप मुझे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तू भी मरेगा, तेरी पत्नी भी मरेगी, ये निश्चित है। बचा लो बाबा जी, हमें बचा लो। कितने पैसे हैं तेरे पास? बाबा जी 10 रुपए। 10 रुपए? इतने बड़े काम की कीमत 10 रुपए? चेला, कितने पैसे लेते हैं हम इस काम के? पुट्ठा जी 100 रुपए। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ से दूर तक जब दुष्ट आत्मा किसी को खाने जाती है तो भक्त कहते हैं चली जा, नहीं तो मलबा भगत आ जाएगा। बच्चा, तूने हमारे काम की कीमत 10 रुपए लगा दी, बहुत गलत है ये। सजा दूंगा, जरूर सजा दूंगा मैं। इतने पैसे में भी उस दुष्ट आत्मा को जरूर सजा दूंगा। निकाल जल्दी 10 रुपए। ये लो बाबा जी, ये लो, और जल्दी से उस दुष्ट आत्मा को खा जाओ। तू बहुत डरता है। मेरे होते डरने की कोई बात नहीं। हम तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ बाबा जी, जल्दी से मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए। ओ दुष्ट आत्मा, चल, अब तेरा समय खत्म हो गया है। जल्दी आ और मेरा भोजन बन। बच्चा, अब तू यहाँ से सीधा अपने घर को जा और पीछे मुड़कर मत देखना। जी बाबा जी, जी मैं अभी जाता हूँ। पुट्ठा भागता हुआ अपने घर जाता है। वहाँ उसकी पत्नी चारपाई पर सो रही होती है। पत्नी, अरे शर्मीली, ये क्या हुआ? लगता है पत्नी मर गई है। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने जब तक इंतजाम किया उसके पहले ही वो दुष्ट आत्मा तुम्हें खा गई। भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तू मुझे भी उठा ले। क्यों रे, तू रो क्यों रहा है? शर्मिली, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गई। तू तो मेरे मरने से ही खुश होगा। नहीं शर्मिली, ऐसा मत बोलो। बताओ तो, बैल बेच के आए हो या नहीं? हाँ, बेच दिया। किसी के ठगने में तो नहीं आ गए? मेरा नाम पुट्ठा है, मुझे कोई ठग नहीं सकता है। मेरा शाहिद कपूर कितना समझदार हो गया है। शर्मिली, तुम्हें नहीं पता, रास्ते में हमारे बैल का पेट फट गया था। पेट फट गया था बैल का? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपना बैल एक बेवकूफ को चिपका दिया। फ्री में? पैसे लेकर दिया है। तुम क्या मुझे कम समझती हो? कितने में बेचा? कुछ कम पैसे में बेच दिया। ठीक है, पैसे दो, मैं बाजार से कुछ सब्जी ले आती हूँ। पैसे तो मेरे पास नहीं है। कहाँ फेंका है पैसे? शर्मिली, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या है? भला मैं पैसे क्यों फेंक दूंगा? आज अगर मेरी जेब में पैसे नहीं होते तो दुष्ट आत्मा तुमको और मुझे दोनों को अभी तक खा चुकी होती है। क्या बोल रहे हो तुम? कहीं से पी के आए हो क्या? पीना वीना छोड़ो, वो तो भला हो बाबा जी का, जिन्होंने हमारी सारी मुश्किलें अपने ऊपर ले ली। मुझे आपकी गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही। सीधा सीधा बताओ, आपने क्या किया पैसों का? पुट्ठा शर्मिली को सारी बातें बताता है। बखत मारे, तुझे लूट लिया उस बाबा ने। बेवकूफ बना के सारे पैसे लूट लिए। आप तो हैं ही निकम्मे और नालायक। शर्मिली डंडा उठाती है और पुट्ठा की पिटाई कर देती है। शर्मिली पुट्ठा की बेवकूफियों से परेशान है और पुट्ठा अपनी पत्नी की पिटाई से परेशान है। कहानी है भरतपुर गांव के एक छोटे से मजदूर मंगलू की।
मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता न करो शीला, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा है। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ जा रहे लोगों को देख रहा है। कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा, न जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। मंगलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं मंगलू। तुम कौन? गणेश। अरे ये तो बप्पा का नाम है। पर तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। मैं भूत हूँ। पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? मैं मंगलू हूँ। तुम कौन हो? मैं गणेश हूँ। अरे नाम नहीं पूछा। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और वो बच्चा बातों से ही शरारती लगा, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो भी नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। तो तुम उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, पर क्यों? वो मुझे बहुत डांटते हैं इसलिए। तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, लाडला भी हूँ। मंगलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगता है और सोचता है, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो है, कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। ये बोलकर मंगलू आगे बढ़ जाता है, पर कुछ कदम चलकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो मंगलू हैरान रह जाता है, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अरे बिटुआ, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गणेश दौड़कर उसके पीछे आने लगता है। तभी एक पत्थर से टक्कर खाकर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आ! मंगलू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, अरे रे, गिर गए ना? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा बिटुआ? वहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर जोर से रोने लगता है, तो मंगलू जल्दी से उसे चुप कराने के लिए उससे कहता है, अच्छा चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो। हाँ। तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो। मंगलू उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने मंगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मंगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सुसु जाना है। हैं? ये क्या होता है बबुआ? अरे सुसु नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। हैं? अब ये क्या बोले, वॉशरूम क्या होता है? गणेश ने अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया और उसे अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, ये मुझे सुसु करना है। अच्छा, तो तुमको यहाँ जाना है, तो चलो हमारे साथ। मंगलू उसे ले जाकर एक पेड़ के पीछे खड़े करते हुए बोला, कर लो तुम्हारा सुसु। छी,
मैं यहाँ सुसु नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। बब्बू अब ये वाशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अरे बबुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मंगलू उसे फैक्ट्री की तरफ लेकर गया, पर वहाँ पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को रख भी लिया था। बाकी लोग वहाँ खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे गणेश को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। गणेश का हाथ कस कर पकड़ वो वहाँ से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई। मंगलू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा, और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा। उसने गणेश को एक जगह पर बैठाया और पूछा, भूख लगी है? हाँ। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हाँ। मंगलू उसे एक जगह बैठाकर वहाँ से चला गया। उसने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस गणेश के पास आकर बोला, तुम ये खाओ, मैं अभी आया। अच्छा। गणेश खाने लगा और मंगलू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। वो चलते चलते काफी दूर तक चला आता है। अरे, मैं एक मासूम बच्चे को अकेले छोड़ आया। भला फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में उसका क्या कसूर? वो तो खुद माँ बाप से बिछड़ा हुआ है बेचारा। और वो पीछे की ओर भागता है। वो वहाँ पर आकर देखता है तो 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वो उसे किडनैप न कर लें। मंगलू भागकर उस बच्चे के पास आया। बेटवा, तुम ठीक तो हो? मुझे आने में देर हो गई। इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मंगलू को देखकर गणेश रोते हुए उससे लिपट गया और हकलाते हुए कहता है, तुम कहाँ थे? ये गंदे लोग मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे डर लग रहा था। चुप 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 हो जा बेटवा। अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्का ना? नहीं जाओगे ना? हाँ बेटवा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब शांत हो जाओ, चलो। मंगलू उन आदमियों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे, पर अब वे सारे उल्टे पांव भागने लगे। थोड़ी देर बाद मंगलू गणेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर पैदल ही चलने लगता है। पता नहीं कौन है, पर अकेले नहीं छोड़ूंगा अब, जब तक इसे इसके माँ बाप के हवाले नहीं कर देता। वो उसे लेकर जा रहा होता है कि एक आदमी उसकी तरफ भाग कर आते हुए कहता है, अरे मंगलू, ये बच्चा तेरे साथ कौन है भाई? अरे रुक जा, सांस लेने दे गुड्डू। मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है, ये बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री पर चले जाते हैं, जहाँ के माहौल पे गर्मा गर्मी थी। मंगलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहाँ घूमकर परेशान से कुछ बोले जा रहे थे। मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूंगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देख गणेश तुरंत मंगलू की गोद से उतरता है और भागकर उनकी तरफ जाते हुए चिल्लाता है, पापा, पापा। गणेश, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? ये पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। अच्छा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे सूसू करवाया, खाना खिलाया और मुझे गंदे लोगों से भी बचाया। अब कुछ आदमी गणेश को किडनैप करने के इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटवा को कैसे कुछ होने दे सकते थे। अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाकर तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था, आखिर आपका नमक खाया है। मालिक, मैं भी पहले आपकी ही फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। उसकी बात सुन मालिक मुस्कुरा कर कहते हैं, कर भला तो हो भला। तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता हूं, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मंगलू खुशी से उछल पड़ता है। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की, असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। घर वापस लौटते हुए मंगलू ने रास्ते में पनीर और मिठाई खरीद ली। घर लौटकर उसके हाथ में सामान की थैली देखकर उसकी पत्नी शीला उछल पड़ी। अरे ये क्या लेकर आए? पनीर और मिठाई लाया हूँ शीला। अब से हमारे दिन फिरने वाले हैं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है। अब तुम्हें अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर शीला की आंखें नम हो गईं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मंगलू उसे पूरा किस्सा सुनाता है। तब शीला मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला।